गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के बारे में चर्चा करेंगे और उनमें से हमारा जो पहला गवर्नर जनरल थे वो हैं लॉर्ड वेलेज़ली। साथियों, लॉर्ड वेलेज़ली का पीरियड 1798 से 1805 था और इन्हें बंगाल में कंपनी का शेर कहा जाता था। साथियों, ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु लंदन की हेलीबरी कॉलेज के स्थान पर कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में करने का श्रेय भी लॉर्ड वेलेज़ली को था। वेलेज़ली द्वारा भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता को और अधिक सुदृढ़ करने तथा आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने के उद्देश्य से देशी भारतीय रियासतों की संप्रभुता के बदले सुरक्षा की गारंटी के रूप में सहायक संधि की शुरुआत की। इसलिए ब्रिटिशर्स की तरफ से यह सहायक संधि के जनक थे। साथियों, यद्यपि भारत में सहायक संधि के जनक जो वास्तविक जनक थे उस रूप में ब्रिटिश के सापेक्ष जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे डुप्ले को माना जाता है। लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत जो थी वो हैदराबाद थी और हैदराबाद के निज़ाम आसफ शाह द्वारा 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुए। फिर दूसरा हस्ताक्षर महाराष्ट्र के पेशवा द्वारा 1802 में, फिर 1803 में भरतपुर द्वारा और 1804 में अलवर रियासत द्वारा। साथियों, लॉर्ड वेलेज़ली अपनी सहायक संधि में बहुत हद तक सफल हुए। और अगर ये सहायक संधि की बात की जाए तो जैसे मुगलों विशेषतः अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति जो नीति अपनाई गई थी उस नीति के आधार पर बाद में मराठों ने अन्य रियासतों के साथ उसी नीति का अनुसरण किया और इसी नीति का अनुसरण बाद में लॉर्ड वेलेज़ली ने किया। और लॉर्ड वेलेज़ली के बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा भी जो सहायक संधियां की गई इसी का लगभग एक्सटेंशन था। साथियों, अगले जो गवर्नर जनरल थे वो है सर जॉन बार्लो। 1805 से 1807 पगड़ी एवं तिलक पर प्रतिबंध लगाने की प्रतिक्रिया में भारतीय सिपाहियों द्वारा इन्हीं के समय 1806 में तमिलनाडु के वेल्लोर में सर्वप्रथम जो सैन्य विद्रोह हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विद्रोह साबित होगा अगले जो हमारे यहाँ आज़ादी का आंदोलन हुआ उसके लिए। साथियों, इससे नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का समय 1807 से 1813 था। पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह के साथ अपने प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ को भेजकर अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए 1809 में। साथियों, संधि के अनुसार रणजीत सिंह का साम्राज्य सतलज नदी के मात्र पश्चिमी भूभाग को ही मान्यता दी गई और महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी साथियों वो लाहौर थी, हम लोग जानते हैं ये। और पंजाब की 12 जो मिसलें थीं, जो 12 संघ थे, उनमें से उनका संबंध सुकर चकिया मिसल से था। और अगर हम बात करें रणजीत सिंह जो बहुत ही एक सक्सेस और महान शासक थे पंजाब के, उनके उत्तराधिकारियों में उनके 4 पुत्र खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह थे। साथियों, 1849 में पंजाब को अंतिम रूप से दिलीप सिंह के समय अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था और दिलीप सिंह को उनकी माता के साथ पेंशन देकर उच्च शिक्षा हेतु लंदन भेज दिया था। और जो कोहिनूर हीरे की कहानी जो ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ती है, जो आज भी ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के हम लोग जानते ताज में है, उसका संबंध इसी घटना चक्र से था
क्योंकि ये माना जाता है कि दिलीप सिंह जब वहाँ गए थे, अंग्रेजी मान्यता के अनुसार वो गिफ्ट में दिया था महारानी को, और हमारी जो मान्यता है, हमारे जो शोध हैं उनके अनुसार यह ज़बरदस्ती या अंग्रेज़ों ने छल कपट से छीना था दिलीप सिंह से। साथियों, लॉर्ड मिंटो के समय ही 1813 का चार्टर अधिनियम आया था, और साथियों कंपनी का इसे अधिकार पत्र भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अनुसार कंपनी का जो काल था, जो समय था, उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। चीन तथा चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के शेष समस्त व्यापारिक एकाधिकार इसमें समाप्त कर दिए थे, क्योंकि बहुत दिनों से ये मांग हो रही थी कि कंपनी की भांति अन्य जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भी ईस्ट के साथ, भारत के साथ व्यापार करने की छूट प्रदान की जाए। और साथियों, ईसाई मिशनरियों हेतु भारत में धर्म प्रचार की अनुमति इसी चार्टर अधिनियम द्वारा दी गई, और ये बाद में भारत में आज़ादी के आंदोलन का बहुत बड़ा कारण हुआ, क्योंकि अब ये पता चल गया था, भारतीयों को आभास हो गया था कि अंग्रेज़ों का उद्देश्य मात्र व्यापार नहीं है, बल्कि यहाँ इस देश को ईसाई बनाना भी है। साथियों, इसी अधिनियम में भारत में शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने की घोषणा की जाती है, लेकिन 1823 तक इस पर किसी भी प्रकार की खर्च संबंधी विषय पर चर्चा नहीं होती। वस्तुतः ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान था, हमारे साथ छल कपट था। 1823 में लॉर्ड मैकोले, जिसको थॉमस मैकोले भी कहते हैं, की अध्यक्षता में भारत में शिक्षा के माध्यम व विषय वस्तु हेतु एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन नाम से 10 सदस्य समिति का गठन होता है, जिसमें एक तरफ एच थॉमस प्रिंसेप समिति में ओरिएंटल अर्थात प्राच्य यानी पूर्वी संसार की भाषा एवं विषय वस्तु के समर्थक बनते हैं। वो ये मानते हैं कि भारतीयों को शिक्षा भारतीयों की भाषा और उनकी विषय वस्तु में ही दी जाए। वहीं मैकोले एंग्लिस्टिक्स थे, यानी आंग्लवादी थे, और उनका ये मानना था कि भाषा, शिक्षा की भाषा और विषय वस्तु दोनों ही पश्चिमी होनी चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास ये था कि भारत का ज्ञान, ईस्ट का ज्ञान वेस्ट के सापेक्ष उतना प्रबल और उपादेय नहीं है, और वो भारत के प्रति बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे, और वो भारतीय भाषाओं के सापेक्ष अंग्रेजी भाषा के बहुत बड़े समर्थक थे। और यही कारण था कि उन्हीं की सिफारिश पर बाद में 1835 में भारत में उर्दू, जो परंपरागत जो भारत भाषा थी, या फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया गया। साथियों, उनकी जो एक सिद्धांत था शिक्षा के लिए, डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत, उसके भी जनक मैकोले थे, और उनका ये मानना था, जो कि एक बहुत ही साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का सूचक था, कि कुछ भारतीयों को, जो ऊपर के भारतीय धनी, उनको शिक्षित किया जाए, और आम लोगों में, आम भारतीयों में शिक्षा छन छन कर नीचे अपने आप चली जाएगी। और साथियों, ऐसा प्रैक्टिस में कहीं भी कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो शिक्षा की जिम्मेदारी से बचना चाहते थे। मात्र भारत में ऐसे लोग पैदा करना चाहते थे जिनके विचार, जिनका आचरण तो अंग्रेज़ों जैसा हो, लेकिन उनका, हम वो मानते थे कि उनकी शक्ल सूरत को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अंदर के सॉफ्टवेयर, अंदर का आचरण, और वो भारतीयों के सापेक्ष अंग्रेज़ों का समर्थक बन जाए, यही उनका मानस था। क्योंकि ये मानते थे कि बड़े अधिकारी और जो ऊंची पोस्ट होती थी, उनको तो हम लंदन से या वेस्ट से ला सकते हैं, लेकिन जो मजदूर वर्ग या कारीगर वर्ग और जो नीचे के जो छोटी पोस्ट के लोग थे, वो भारतीय होंगे। इसलिए वो मात्र ऐसी शिक्षा देना चाहते थे अंग्रेजी की, जिनसे उनका काम चल जाए। वो किसी भी कीमत पर भारतीयों को शिक्षित नहीं करना चाहते थे। तो साथियों, ये जो लॉर्ड मिंटो के बाद में 1813 में जो चार्टर अधिनियम आया था, उसके वो ऐसी शुरुआत थी कि वहाँ अंग्रेज़ों ने ईसाई धर्म का मिशनरियों के द्वारा प्रचार को भी अनुमति दी, और भारत में शिक्षा के नाम मात्र की शुरुआत का
श्रेय भी यहीं से दिया जाता है, यद्यपि ये अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का परिचायक था। थैंक यू साथियों, अगली क्लास में फिर हम एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अंतिम ध्येय ये है कि आपको लाभ हो, और आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। और ये चीज़ें, ये फ्रीडम मूवमेंट और ये मॉडर्न इंडिया, ये आपके एग्ज़ाम में कहीं भी बहुत काम का विषय है। आप इसे अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे। जय हिंद साथियों।